नतीजा ये हुआ कि 30 साल के बाद वहां पर शिवसेना की हुकूमत खत्म करके वहां पर आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई वहां से चुनकर आया है। वो सिर्फ इसलिए, यही किताब कहती है मध्य प्रदेश 0, छत्तीसगढ़ 0, झारखंड 0, राजस्थान 0, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, कितने नुमाइंदे हैं जो पार्लियामेंट के। In 2014, he won the Legislative Assembly elections, and in 2019, he won the Member of Parliament seat from Aurangabad. It is very important to understand कि सिर्फ 22 दिन पहले इन्होंने डिसाइड किया कि मैं MLC elections लड़ूंगा और 20,000 की मार्जिन से वो जीते हैं वहाँ पर, and that's very unique. He is also an MBA grad and also a Masters in Media and Communication and Journalism. Please welcome Mr. Imtiaz Jaleel, Member of Parliament. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस प्रोग्राम के हमारे मेन स्टार अब्दुल रहमान साहब, जनाब सुरेंद्र कुलकर्णी साहब, हुसैन दलवाई साहब, राहुल डंबाले साहब, MLA रईस शेख साहब, वारिस भाई, यूसुफ अबरानी साहब, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक इल्तिजा ये करना चाह रहा हूँ कि आज ये प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी बातें इस किताब को लेकर आप लोगों ने सुने हैं, बहुत सारी बातें रहमान साहब ने कुछ आंकड़े बताए हैं, लेकिन किताब कई सारों पन्नों के ऊपर है और मैं चाहूँगा कि आप जाने से पहले ये किताब अपने साथ ज़रूर लेकर जाए। ये किताब वैसे तो 590 रुपीज़ की है, लेकिन आज आप लोगों के लिए 300 रुपये में अवेलेबल है उसमें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसका एक एक पन्ना जो है वो ये चीख चीख कर कह रहा है कि पिछले 75 सालों के अंदर इस कौम के साथ कैसी नाइंसाफ़ियाँ की गई है। कहीं ना कहीं इसके वजह क्या है ये भी बताया गया है इस किताब के अंदर, लेकिन मैं ये समझता हूँ सुरेंद्र कुलकर्णी साहब कि इस मुल्क के मुसलमानों को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी हो गई थी, और वो गलतफ़हमी ये थी कि इस मुल्क के अंदर सेक्युलरिज़म को ज़िंदा रखना है तो उसका पूरा बोझ हमें ही सहना है। हम लोगों को ये बोझ उठाना है सेक्युलरिज़म का, और इसी को बचाने की खातिर आज हमारा वजूद ख़त्म हो गया, आज हमारी पहचान ख़त्म हो गई, आज हमारी शिनाख्त ख़त्म हो गई। हम विधानसभा और लोकसभा के अंदर हमारे आंकड़े हर 5 साल के बाद कम होते जा रहे हैं। हकीकत ये है कि हर कौम की आबादी बढ़ रही है, उसी तरह मुसलमानों की भी आबादी बढ़ रही है, लेकिन तुम्हारा हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो विधानसभा के अंदर होना चाहिए, जो लोकसभा के अंदर होना चाहिए, ये हर 5 साल के बाद कम होता जा रहा है। रहमान साहब ने बहुत सारे आंकड़े बताए हैं। मैं जिस पार्लियामेंट का एक हिस्सा हूँ उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा के 776 MPs है, लेकिन लोकसभा के अंदर कितने चुनकर आए हैं, राज्यसभा के अंदर कितने चुनकर आए हैं? लोकसभा के अंदर महज 26 MPs आज हमारे साथ है और राज्यसभा के अंदर महज 13। यानी कि राज्यसभा के अंदर जो नुमाइंदगी हमारी है, मैं रहमान साहब सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ। वैसे बहुत सारे लोग किताबें लिखते हैं, लेकिन इसकी एक एक लाइन के ऊपर आपने जो रिसर्च किया है, आप यकीनन बहुत ही काबिल तारीफ़ काम किए हैं आपने, और जिसके लिए कैसी मेहनत लगी होंगी, क्योंकि ये एक तरीक़े से एक एनसाइक्लोपीडिया है कि 75 सालों के अंदर मुसलमानों का सियासी वजूद कैसे ख़त्म किया गया है। एक एक पन्ना, एक एक लफ्ज़ इसके अंदर चीख चीख कर आपको बता रहा है इसमें। यानी कि राज्यसभा के अंदर आखिरी हुसैन दलवाई साहब, महज इस देश के जितने भी राज्य हैं, सिर्फ 10 स्टेट्स के राज्यसभा के अंदर हमारे जो मुसलमानों की नुमाइंदगी है वो सिर्फ 8 स्टेट्स, यानी कि 36 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, इतने सारे, महज 8 स्टेट्स के अंदर हमारे राज्यसभा के अंदर नुमाइंदगी है। और लोकसभा के अंदर जैसे हम चुनकर आए हैं, मुझे फ़ख्र है और मुझे खुशी है इस बात की कि महाराष्ट्र से एकलौता एक मुसलमान MP चुनकर आया है और वो आपका छोटा भाई इम्तियाज़ जलील है। उसमें
उस शहर से चुनकर आया है जहां पिछले 30 सालों से शिवसेना की हुकूमत हुआ करती थी। जब खड़े रहे इलेक्शन के अंदर तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मायूस किया, सबसे ज़्यादा किसी ने उंगलियां उठाई तो कोई गैरों ने नहीं उठाए थे, अपनों ने ही उठाए थे और अपनों ने ही सवाल किया था, कहा था कि 30 सालों से यहाँ तो शिवसेना की हुकूमत है, शिवसेना यहाँ से जीत कर आती है, तुम कैसा जीत कर आओगे करके। किसी ने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो गया है, किसी ने पैसे के लेन देन के बारे में बात किया था। मैंने मुसलमानों को सिर्फ एक ही बात कहा था कि पिछले 30 सालों के अंदर तुमने वोट किसको दिए? बीजेपी को दिए तो कोई एक ने हाथ उठाया नहीं था, क्योंकि मुसलमान ने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया था। तुमने शिवसेना को दिए तो नहीं दिए थे, किसको दिए? तो किसी ने कहा हमने कांग्रेस को दिए, किसी ने कहा हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस को दिए। मैंने कहा नतीजा क्या हुआ कि तुम 30 सालों तक उनको देते रहे और जीतते रही शिवसेना वहां से। एक मर्तबा आप ये समझ लो, एक मर्तबा ये समझ लो कि अगर हम वैसे भी हार रहे हैं, कम से कम हमारी ताकत कितनी है ये तो समझने दो। आंख बंद करो और जाओ और मोहर लगाओ। नतीजा ये हुआ कि 30 साल के बाद वहां पर शिवसेना की हुकूमत खत्म करके वहां पर आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई वहां से चुनकर आया है। वो सिर्फ इसलिए कि हमने एक यूनिटी पैदा की, हमने एक यूनिफाइड फोर्स तैयार की। हमने लोगों से ये कहा कि अगर हम 40-50 हज़ार वोट लेकर अगर हारते भी हैं तो जैसा वारिस भाई ने बताया, कम से कम ये तो खुशी रहती कि 50,000 मुसलमानों को मुत्तहिद करने का हमने काम किए हैं करके। उसमें आज हारे हैं तो कल जीतेंगे उसमें। लेकिन आप सियासी पार्टियों ने अगर ये फैसला ही कर लिया है कि नहीं ये तो जीतते ही नहीं है, तो इन्हें टिकट क्यों देना है? क्यों देना है टिकट? क्योंकि हमको तो सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है, और वो सेक्युलरिज्म को अगर जिंदा रखना है तो मुसलमानों, तुम्हारा काम सिर्फ वोट देना रह गया है। भूल जाओ कि तुम्हारे नुमाइंदे लोकसभा में जाएंगे, असेंबली के अंदर जाएंगे। कितने सारे ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहमान साहब ने आपको बताए हैं। ये किताब में लिखने की जरूरत नहीं है, किसी से भी पूछ लीजिएगा कि धुलिया मालेगांव से मुसलमान का एमपी चुनकर आना चाहिए, बीड़ से मुसलमान का एमपी चुनकर आना चाहिए, औरंगाबाद से मुसलमान का एमपी चुनकर आना चाहिए, अमरावती अकोला से मुसलमान का एमपी चुनकर आना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपको टिकट ही नहीं दिया जाता है और आपको ये गुमान में रखा जाता है कि आपको सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है। सारा बोझ आपके कांधों के ऊपर रखा गया है। आपका वजूद, आपका रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह से खत्म हो गया है। वरना क्या वजह है कि 2004 के अंदर दलवाई साहब 2004 के अंदर अगर 36 मुस्लिम एमपी चुनकर आ सकते हैं, तो आपको और मुझे ये गौर करना है कि 2004 के बाद 2019 के अंदर अगर तुम्हारी आबादी बढ़ रही है तो वो 36 का आंकड़ा बढ़ना चाहिए था। हम 10 एमपी और कम हो गए, 26 चुनकर आए। क्या वजह है इसकी? हम क्या सिर्फ आंकड़ों के ऊपर नजर डालें? कितने ऐसे राज्य हैं, कितने ऐसे राज्य जहां पे आपका एक भी नुमाइंदा नहीं है? यही किताब कहती है मध्य प्रदेश 0, छत्तीसगढ़ 0, झारखंड 0, राजस्थान 0, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली। कितने नुमाइंदे हैं जो पार्लियामेंट के अंदर आपकी आवाज के लिए वहां पर मौजूद है? कितने हैं? 0, 0। अगर हम नहीं चुन के आते तो उसमें महाराष्ट्र का भी नाम आ जाता था, और हम यहां पर चर्चा कर रहे होते कि नहीं, सेक्युलरिज्म को हमको जिंदा रखना है इस मुल्क के अंदर। आज एमएलएस के ताल्लुक से बताया गया है, एमपीस के बारे में आंकड़े बताए गए हैं। उसमें रहमान साहब ने आपको आंकड़ों के साथ बताया है कि महाराष्ट्र के अंदर 76% डेप्रीविएशन, यानी कि जहां पर आपको 100 में से 76 होने चाहिए थे, वहां पे महज आपको 24 सीटें मिल रही है। उसमें कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कभी हमने सोचा है इसके लिए? नहीं। लेकिन हमको क्या जिंदा रखना है? सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है। हम खत्म हो जाए, हम गायब हो जाए, हमारी नुमाइंदगी खत्म हो जाए, लेकिन सेक्युलरिज्म का बोझ जो है वो तमाम हमारे लोगों के ऊपर है। उसमें नहीं, इम्तियाज जलील तो जातिवादी है, कट्टरवाद है इम्तियाज जलील। हमको तो सेक्युलर लोगों को भेजना है। इसी चक्कर के अंदर पिछले कितने सालों से हमने अपनी नुमाइंदगी खत्म कर दी है। हमको टिकट ही नहीं दिया जाता है। उसके क्या महाराष्ट्र से
वो तमाम सेक्युलर पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं है कि 1 टिकट, 2 टिकट, 3 टिकट दे और सिर्फ टिकट ना दे। पिछले 75 सालों से हम तुमको चुना कर ला रहे हैं, तुम टिकट भी देना और चुना कर लाने की जिम्मेदारी भी तुमने उठाना चाहिए, तुमने उठानी चाहिए, वरना हमको सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है तो कहां से मिलेगा टिकट। दोस्तों, रहमान साहब, आपका जब इस्तकबाल किया जा रहा था, तमाम लोगों ने यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि आप दोबारा पुलिस फोर्स के अंदर आना चाहिए। हमारे गिनती के एक तो हमारे IAS IPS ऑफिसर्स बनते नहीं है, हम पढ़ाई में भी नहीं है, हमारा परसेंटेज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर भी घटता जा रहा है, और जब अच्छे ऑफिसर्स ऐसे हैं तो रहमान साहब ने कहा कि नहीं, मैं छोड़कर जा रहा हूं करके। रहमान साहब, ये पूरी आवाम की तरफ से, मुंबई के और महाराष्ट्र के मुसलमानों की तरफ से हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज द सिस्टम, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। अगर इस सिस्टम को बदलना है तो कहीं ना कहीं आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है रहमान साहब। आप किताबें लिखते रहिए, ऐसे प्रोग्राम्स हम लेते रहेंगे, लेकिन उस वर्दी को पहनने का जो रोब है वो हर एक को नसीब नहीं होता है, वो हर एक को नसीब नहीं होता है। हम आपको जब नहीं जानते थे, हम आपको जब पहचानते नहीं थे, आपको उस वर्दी के अंदर देखकर हमारा भी सीना चौड़ा होता था कि हमारा एक भाई IPS ऑफिसर बना हुआ है करके। और अगर आपने तय कर लिए है कि मैं दोबारा इस सिस्टम में नहीं आऊंगा, तो चलिए पार्लियामेंट चलते हैं। ये मत समझिएगा, ये मत समझिएगा कि पार्लियामेंट के अंदर लोग अक्सर ये कहते हैं कि 1 चुनकर आ गया, 2 चुनकर आ गए तो क्या कर लेंगे करके। महिला रिजर्वेशन का जब बिल पास हो रहा था तो 2.5 घंटे तक नरेंद्र मोदी साहब को पार्लियामेंट के अंदर बिठा के रखे थे, अगर किसी ने तो 2 MPs ने रखे थे, उसमें हम भी शामिल थे उसके अंदर। ये नहीं था कि हम मुस्लिम रिजर्वेशन के खिलाफ थे, महिला रिजर्वेशन के खिलाफ थे, सॉरी, हम उसका विरोध नहीं किए, लेकिन हम उस दिन एक पैगाम देना चाह रहे थे कि जिसकी जितनी आबादी, अगर उसकी हिस्सेदारी अगर चाहते हैं, मोदी जी का वो चेहरा मेरे आंखों के सामने आता है। आप लोग भी तसव्वुर करिए, जब ट्रिपल तलाक का बिल लाया जा रहा था तो कैसे अंदाज में वो कह रहे थे कि मुझे मेरी मुस्लिम बच्चियों के साथ इंसाफ करना है। अगर आपने ट्रिपल तलाक का बिल लाकर इनके साथ इंसाफ किए तो अब यही बच्चियों को पार्लियामेंट के अंदर भी भिजाने की जिम्मेदारी मोदी साहब आप उठाइए, भिजाइए, रिजर्वेशन दीजिए इन्हें, OBCs को रिजर्वेशन दीजिए, मुस्लिम बच्चियों को रिजर्वेशन दीजिए और उन्हें भी वहां पर पार्लियामेंट के अंदर भिजाइएगा। उसमें हम तो अमेंडमेंट की मांग कर रहे थे कि उस अमेंडमेंट, लेकिन मीडिया ने भी कहा कि नहीं, देखिए पूरा मुल्क एक तरफ था और MIM के 2 खासदार नहीं। अगर वहां पे भी जाके अगर हम खामोश बैठेंगे, अगर वहां पे भी हम अगर मुखालिफत नहीं करेंगे जो सच्चाई है, इसीलिए मायने नहीं रखता है, आज 2 है, रहमान साहब जैसे अगर और 2-4 अगर आ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह 300 के ऊपर कभी भी भारी पड़ जाएंगे, आप बेफिक्र रहिएगा इंशाअल्लाह। हुसैन दलवाई साहब, बोलिए पार्टी को दोबारा भिजाए राज्यसभा में, दोबारा आपको भिजाना चाहिए। इतने सीजन्ड पॉलिटिशियंस यहाँ पर मौजूद है, अगर उनको नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि उस दिन हमने पार्लियामेंट के अंदर जब मुस्लिम महिला वुमेन्स रिजर्वेशन का बिल आ रहा था, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो रहा था, एक अहंकार की निशानी वो बिल्डिंग का जब इनॉग्रेशन हो रहा था, तो इस इनॉग्रेशन के मौके के ऊपर इस मुल्क की राष्ट्रपति मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया था। एक ट्राइबल महिला है, एक आदिवासी महिला है, जिसको तुमने उस ओहदे के ऊपर बिठा दिया,
जिस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो रहा था, उससे चंद मीटर की दूरी के ऊपर ही उनका ऑफिस और उनका मकान है, लेकिन उन्हें बुलाया नहीं गया। लेकिन उस दिन बुलाया किसे गया? तो कंगना रनौत को बुलाया गया। और आज आप लिख कर ले लीजिएगा, ये जो रिजर्वेशन आ रहा है ये हमारी बच्चियों को नहीं, 2024 में कंगना रनौत आएगी, वहां पर रिजर्वेशन उनके लिए लाया जा रहा है। आज हम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मकसद सबका एक ही है। हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं आरिफ भाई आपसे भी कहूँगा, रईस भाई आपसे भी, अगर ये सभी लोग हमारे खिलाफ साजिश कर रहे तो क्यों ना हम हाथ में हाथ डालकर एक साथ अपने तरीके से अपना रास्ता निकालें। क्यों नहीं हम ये तय करें कि हम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन क्या होगा? मैं आरिफ भाई के खिलाफ लड़ूंगा तो आरिफ भाई हारेंगे या मैं हारूंगा। वारिस पठान अगर रईस के खिलाफ अगर लड़ेगा तो या तो रईस हारेगा या वारिस हारेगा उसमें। लेकिन अगर हमने तय कर लिए, जो साजिशें आरएसएस समझती है कि सिर्फ हम ही कर सकते हैं, वो खेल अब हमें भी खेलना पड़ेगा। वो खेल और वो दिमाग हमें भी चलाना पड़ेगा। तब जाकर ये जो एक एक लफ्ज़ इस किताब के अंदर है, हमें ये तो मालूम पड़ गया है कि 75 सालों के अंदर हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ कैसी हुई है। आने वाले 75 सालों के अंदर हमारी नुमाइंदगी लोकसभा और विधानसभा के अंदर कैसी होगी, ये मुझे, आपको और हम सबको तय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।